Bismillahirrahmanirrahim. Subject verb agreement is the most critical part of the English grammar regarding one paper exam and regarding the comparative exam in the form of the descriptive papers. So let us discuss the important rules of English grammar regarding subject verb agreement. Subject verb agreement के जो अहम रूल्स हैं बेटा उनको समझने की आज कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, he was addicted to। अब याद रखिएगा हमेशा रूल ये होता है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझेंगे ही वॉज एडिक्टेड टू स्मोक आएगा, लेकिन ख्याल कीजिएगा बेटा ये अगर स्मोक लिखेंगे तो ये क्या होगा बेटा, ये गलत होगा। ही वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग इसका राइट जवाब है। और याद रखिएगा कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इनके साथ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना पड़ता है, ऑल्दो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा हम लिखते हैं I allowed him to come in. I allowed him to come in. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेम इज द केस I want to go. I want to become doctor. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। I want to become doctor. अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट रूल है। सेम इज द केस यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है बेटा इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है कि जब दो वर्ब्स के दरमियान टू आ जाता है तो फिर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। बट इन स्पेशल केसेस रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो वहां पर हमने क्या करना है, टू के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा जब भी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट एडिक्टेड टू आ जाए, एडिक्टेड टू, कमिटेड टू, committed to, and same is the case with a view to, with a view to। तो फिर आपने इनके साथ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वर्ब प्लस ing, बट इसको टेक्निकल इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही वॉज एडिक्टेड टू स्टीलिंग, विद अ व्यू टू मीटिंग हिम आई वेंट देयर। सो इसीलिए मुझे लगाना पड़ेगा बेटा विद अ व्यू टू मीटिंग हिम आई वेंट देयर। उसके मिलने के लिए मुझे वहां जाना पड़ा, मैं वहां गया। आई वेंट देयर। अब देखिए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू मीटिंग हिम। अब यहां पे किस चीज का इस्तेमाल हुआ है, विद अ व्यू टू के बाद बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुई। ये स्पेशल केस है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर आ जाए, वन पेपर में आ जाए, या इन केस बेटा आप कोई ऐसे या पैराग्राफ या कंपोजिशन में लिख रहे हैं तो ये रूल आपको पता होना चाहिए कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी, लेकिन स्पेशल केसेस में जैसे मैंने बताया है एडिक्टेड टू, कमिटेड टू, विद अ व्यू टू के साथ आप क्या इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करोगे, जिसको उर्फ आम में कहा जाता है कि वर्ब के साथ ing या फेल की चौथी फॉर्म भी कहा जाता है। बट बीइंग एन इंग्लिश मेंटर आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि आप अडॉप्ट किया करें प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ड, बिकॉज ये टेक्निकल इंग्लिश में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही इस्तेमाल करते हैं। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एज ए नाउन भी इस्तेमाल होता है और एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा कि ये नाउन और एडजेक्टिव के तौर पे कैसे इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं लिखता हूँ बेटा ड्राउनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ, अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ, अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ। डूबते को तिनके का सहारा, इंसान जब डूब रहा होता है तो तिनके को पकड़ने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि मैं बच जाऊं। तो कौन सा मैन भाई, ड्राउनिंग मैन। अब ये जो ड्राउनिंग है बेसिकली इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल बट इट्स बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन को बेटा मॉडिफाई कर रहा है। द स्लीपिंग बेबी इज माई ब्रदर, स्लीपिंग बेबी इज माई ब्रदर। कौन सा बेबी, जो कि सोया हुआ बेबी है। अब स्लीपिंग बेबी
बेबी को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है बेटा। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हो रहा है बेटा बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल हो रहा है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल हो रहा है, बतौर नाउन ये कब इस्तेमाल होगा? वी हैव अ सेंटेंस, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग इज माई हॉबी, गार्डनिंग इज माई हॉबी। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ये बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर नाउन के इस्तेमाल हो तो उसको हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं बेटा जेरेंड बोलते हैं बेटा जी। इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा जेरेंड बोलते हैं बेटा जी। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग इज माई हॉबी, ठीक है, प्लेइंग गेम इज माई हॉबी, ठीक है, आई लाइक स्विमिंग, स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग करना, तैराकी करना मेरा मशगला है। सो स्विमिंग क्या है, बेसिकली है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट यहां पे बतौर क्या काम कर रहा है, बतौर नाउन काम कर रहा है, और उसको टेक्निकल इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, जेरेंड बोलते हैं। सो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव के भी काम कर सकता है, जैसे मैंने कहा ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ, सेम इज द केस द स्लीपिंग बॉय, द स्लीपिंग बेबी, द वीपिंग बॉय, द क्राइंग मैन। ये सारे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। जब आपको पेपर में आइडेंटिफिकेशन की बात आती है वर्ब्स के हवाले से, नाउन के हवाले से, तो फिर आपको इन कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए और आप अपने नंबर स्क्वायर कर सकते हो। सेम इज द केस, यही रूल्स आपको बेटा इंग्लिश एसे में भी काम आ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये तो हमारे पास हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और वो बतौर क्या काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल मीन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम टर्म इस्तेमाल करते हैं बेटा पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम नाम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव बेटा काम करता है, बिहेव करता है जी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द इंजर्ड पर्सन्स वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल, the injured person, the injured persons were brought to hospital, were provided the first aid, were brought to hospital, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब कौन से पर्सन्स भाई, इंजर्ड पर्सन्स। इंजर्ड क्या है बेटा, बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है। सेम इज द केस द ब्रोकन चेयर वॉज रिपेयर्ड, द ब्रोकन चेयर, कौन सी चेयर भाई, चेयर तो नाउन है बट कौन सी चेयर, ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर वॉज रिपेयर्ड, उसको दोबारा ठीक कर लिया गया। सेम इज द केस द स्टोलन वॉच वॉज फाउंड लेटर ऑन, द स्टोलन वॉच वॉज फाउंड, उसको तलाश कर लिया गया। अब कौन सी वॉच भाई, स्टोलन वॉच। अब ये स्टोलन क्या है बेटा, बेसिकली स्टील, स्टोल, स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है। जैसे कौन सी चेयर भाई, ब्रोकन चेयर। सेम इज द केस कौन सा पर्सन भाई, इंजर्ड पर्सन्स। द टायर्ड मैन वाज रेस्टिंग अंडर द ट्री, कौन सा मैन भाई, द टायर्ड मैन, द टायर्ड मैन was resting, was sleeping, चलो कर देते हैं जी। लेकिन कंसेप्ट क्या है बेटा, कौन सा मैन भाई, टायर्ड मैन, थका हुआ आदमी। कौन सी चेयर भाई, ब्रोकन चेयर। कौन सी वॉच जी, स्टोलन वॉच। कौन सा पर्सन, इंजर्ड पर्सन्स। तो ये पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बतौर एडजेक्टिव काम कर रही है। कमीशन के जितने भी इम्तिहानात होते हैं वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि अंडरलाइन वर्ड या कोई वर्ड दिया जाता है सेंटेंस के अंदर, फिर आइडेंटिफिकेशन करनी होती है बतौर ये नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल क्या काम कर रहा है। तो जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप अपने नंबर और अपने फ्यूचर को स्क्वायर कर सकते हो। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रूल देखते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट।
नो सोनर, खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स, माई फादर देन आई रैन अवे। याद रखिएगा जब भी नो सोनर इस्तेमाल होता है तो उस वक्त हमें इन्वर्जन रूल अप्लाई करना पड़ता है। अब नो सोनर बेसिकली है क्या, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अब जब नो सोनर इस्तेमाल हो जाता है तो फिर हमें कौन सा रूल अपनाना पड़ता है, हमें इन्वर्जन रूल लेके आना पड़ेगा बेटा। इन्वर्जन रूल कब रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जब नो सोनर आ जाता है। जब नो सोनर आ जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, नो सोनर प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बेटा, उसके बाद सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, दिस इज इन्वर्जन रूल। जब भी नो सोनर इज बेसिकली द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उससे पता चलता है कि सेंटेंस हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जैसे इफ है, जैसे बिफोर है, जैसे एज सून एज है, जैसे नो सोनर है। तो जब भी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स नो सोनर इस्तेमाल हो सेंटेंस के अंदर तो फिर आपको कौन सा रूल लगाना पड़ता है बेटा, इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल क्या है कि सबसे पहले नो सोनर, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। अब नो सोनर डिड आई सी, अब सबसे पहले पास्ट है तो बेटा आपको लगाना पड़ेगा डिड आई सी लगाना पड़ेगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। नो सोनर आई सा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। नो सोनर के बाद हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब के बेटा क्या है, पास्ट है तो डिड आई सी मैंने इस्तेमाल किया है। और याद रखिएगा कि नो सोनर के साथ बेटा देन इस्तेमाल होता है, इट्स नॉट देन, इट्स नॉट व्हेन। सो नो सोनर के साथ मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, देन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, नो सोनर ही फिनिशेस हिज वर्क, जैसे ही वो अपना काम खत्म करता है, he goes to sleep, वो फिर सोने चला जाता है जी। अब नो सोनर के साथ ही फिनिशेस, ये गलत है बेटा। तो यहां पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन के शिकार होंगे, तो मुझे डिड लगाना चाहिए। भाई डिड तो मैं उस वक्त लगाऊंगा जब पास्ट टेंस होगा, ही फिनिशेस है तो मुझे कौन सा टेंस लगाना पड़ेगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आऊंगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसी वजह से मुझे लिखना पड़ेगा कि नो सोनर ही फिनिशेस नहीं, यहां मुझे करना पड़ेगा डज ही फिनिश, मुझे ये लगाना पड़ेगा तो ये ठीक होगा, ये गलत होगा बेटा क्योंकि इन्वर्जन का रूल है, नो सोनर आया हुआ है बेटा। नो सोनर डज ही फिनिश, और जब डज लग जाता है आपको पता है कि एस से ई एस का इजाफा बेटा फिर नहीं होता, याद रखिएगा जी। सो नो सोनर डज ही फिनिश। इसी तरह से अगर आई आ जाए, सो डू आई फिनिश, डू दे फिनिश, डू यू फिनिश, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल करोगे। और दूसरी बात यह है यहाँ पे बेटा देन का इस्तेमाल भी लाजमी आएगा क्योंकि नो सोनर के साथ देन हमेशा इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। वंस अगेन बेटा जैसे ही नो सोनर बेटा किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाए तो आपने याद रखना है कि इन्वर्जन रूल अप्लाई होता है, यानी नो सोनर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है बेटा कि नो सोनर उसके साथ क्या आएगा, डिड आई सी माई फादर देन आई रैन अवे, फिर मैं भाग चला गया जी। और इसी तरह से दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा है बेटा कि नो सोनर ही फिनिशेस, ये गलत है बेटा। तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, नो सोनर डज ही फिनिश लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नो सोनर के साथ तो बेटा मैंने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद मैंने क्या लगाना होता है बेटा, सब्जेक्ट लगाना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, कमीशन के इम्तिहान में इस तरह के सेंटेंसेस स्टूडेंट्स के लिए बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो इन कंसेप्ट्स को आप क्लियर कर लो तो आप अपने नंबर को स्क्वायर कर सकते हो। इसी तरह से जो अगला सेंटेंस समझाने लगा हूं उससे पहले मैं अगर आपको ये रूल बता दूं बेटा, जब एज सुन एज आ जाता है तो फिर ये इन्वर्जन रूल अप्लाई नहीं होगा, ख्याल कीजिएगा। यहां पे भी स्टूडेंट्स को बेटा पता होना चाहिए कि जब एज सुन एज आ जाए बेटा, एज सुन एज के साथ याद रखिएगा एज सुन एज, यहां कोई इन्वर्जन रूल अप्लाई नहीं होगा। एज सुन एज आई सॉ अ लायन, I ran away, I ran away। तो as soon as के साथ बेटा इन्वर्जन रूल अप्लाई नहीं होगा, किसके साथ अप्लाई होगा, याद रखिएगा बेटा नो सोनर के साथ अप्लाई होगा। सो इसका रूल क्या बनेगा बेटा, नो सोनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट।
तो एज सुन एज के साथ कोई इन्वर्जन रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं उसकी आसानी के लिए सिंपलेस्ट वर्ड्स में कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। बेटा जब नो सूनर आ जाए तो फिर आप इन्वर्जन रूल अप्लाई करो। जैसा मैंने सेंटेंस लिखा है बेटा, नो सूनर आई सॉ हिम आई रैन अवे। तो ये रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये गलत सेंटेंस है। उसकी रीजन क्या है, आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको इन रूल से क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मैंने नो सूनर लिखा है तो मुझे लिखना पड़ेगा बेटा नो सूनर, उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा बेटा, मुझे ये रूल है मेरे पास बेटा, तो नो सूनर के साथ तो मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा ना। तो नो सूनर आई सॉ पास्ट इंडेफिनिट है, अब मुझे क्या लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ेगा। नो सूनर डिड आई, और जब डिड लग जाता है बेटा फिर फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड आई सी हिम। दूसरी बात ये यहां देन लगाना भी मत भूलिएगा, देन आई रैन अवे। तो ये हमारा सेंटेंस ठीक होगा, लेकिन एज सुन एज की फॉर्म में आपको इन्वर्जन रूल बेटा नहीं लगाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नो सूनर इन्वर्जन रूल। अब अगला जो रूल है वो भी बड़ा टेक्निकल है और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, वो भी मैं यहाँ पे बेटा आपको आसान सी भाषा में क्लियर करा देता हूँ जी। अगला हमारे पास रूल है बेटा कि हार्डली एंटर्ड द गार्डन व्हेन आई सॉ अ स्नेक। सो याद रखिएगा जब भी हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ओकेजनली आ जाए यहाँ पे भी इन्वर्जन रूल अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे जो पैरेललिज्म है हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ओकेजनली के साथ आपको देन नहीं लगाना पड़ता, फिर आपको बेटा व्हेन लगाना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे भी इन्वर्जन रूल है। सो हार्डली हैड आई करना पड़ेगा बेटा आपको, हार्डली हैड आई एंटर्ड द गार्डन, और हार्डली के साथ बेटा क्या इस्तेमाल होता है, पैरेललिज्म में व्हेन इस्तेमाल होता है, देन इस्तेमाल नहीं होता। यहां मैं सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा कि हार्डली आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, हार्डली आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, देन आई स्लेप्ट। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है, पहली बात है हार्डली है तो उसके साथ मुझे अगेन इन्वर्जन रूल लगाना पड़ेगा। इन्वर्जन रूल मीन कि मुझे हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे लगाना पड़ेगा हार्डली हैड आई करना पड़ेगा बेटा। सो मैं इस सेंटेंस को करेक्ट किए देता हूं बेटा कि हार्डली हैड आई एंटर्ड, हैड आई फिनिश्ड आएगा बेटा। इन्वर्जन रूल है इसीलिए मुझे हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बाद में लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने वहां बताया है नो सूनर के साथ। इसी तरह से हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ओकेजनली के साथ हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई वर्क, तो फिर बेटा हार्डली के साथ आपको व्हेन लगाना पड़ेगा बेटा, देन नहीं आएगा, व्हेन आई स्लेप्ट बेटा जी। सो इस रूल को भी समझिएगा बेटा कि यहाँ पे भी बेटा इन्वर्जन रूल अप्लाई होता है। जब हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ओकेजनली आ जाए तो फिर आपने क्या रूल अपनाना है बेटा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आना है। इसी वजह से अगर मैंने ये फिगर लिख दिया बेटा कि हार्डली आई हैड फिनिश्ड, ये गलत है। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे में भी गलतियाँ करते हैं, तो इसी वजह से उनकी जो गलतियां हैं उनके मार्क्स डिडक्शंस के लिए जो है वो बहस बनती है उनका। तो इसी वजह से अपने बेटा ज़हन नशीन करना है कि हार्डली, बेयरली, रेयरली, ओकेजनली अगर आ जाए इन्वर्जन रूल अप्लाई करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगाना है, और हार्डली, रेयरली, बेयरली, ओकेजनली के साथ आपने देन नहीं लगाना, आपको लगाना होता है बेटा हार्डली के साथ व्हेन लगाना होता है। सो ये जो पैरेललिज्म है बेटा इसका भी आपको पता होना चाहिए। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट रूल कौन कौन से हैं बेटा। द नेक्स्ट इज, अगला बेटा हमारे पास है दे खारिजिगा देयर ओल्ड हाउस लास्ट मंथ सोल्ड आएगा बेटा। अब सोल्ड मैंने क्यों लगाया बेटा, जब भी याद रखिएगा बेटा लास्ट आ जाए और लास्ट किसी शक्ल में आ जाए बेटा जी, वो आ जाए लास्ट मिनट, लास्ट आवर आ जाए बेटा, लास्ट नाइट, लास्ट डे आ जाए बेटा, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए,
लास्ट डिकेड आ जाए, अशरा 10 साल, लास्ट किसी फॉर्म में आ जाए बेटा, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट आवर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डिकेड, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ मेंटर्स या कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भी पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। हो सकता है वो सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में हो सकता है कि वो नेगेटिव फॉर्म में भी हो। सो आपने याद रखना है बेटा कि जब भी ये आ जाए तो आपने क्या लगाना है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है बेटा। लास्ट किसी फॉर्म में भी आ जाए, और लास्ट के साथ साथ इसी तरह से बेटा अगर अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए बेटा, अगो, यस्टरडे, तो फिर भी आपने क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। इसी वजह से मैंने यहां पे बेटा सोल्ड लगा लिया है। अगला मेरे पास सेंटेंस है, बॉयज खालिद का प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जब भी सिंस और फार आ जाएगा बेटा याद रखिएगा एनी परफेक्ट कंटिन्यूअस आप इस्तेमाल कर सकते हो, एनी परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर सकते हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों ठीक है, असूली तौर पर तीनों के तीनों ठीक हैं बेटा। इसी वजह से जब भी सिंस और फार लग जाए तो बेटा क्या होगा, बॉयज हैव बीन प्लेइंग आएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा जी। उसके बाद बेटा हमारे पास जो सवाल है, टीचर्स खालिद का एवरीवेयर जी। टीचर आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, टीचर्स की रिस्पेक्ट की जाती है, याद रखिएगा। सलाम तुझ पर है मेरे मुअल्लिम कि तूने मुझसे मट्टी के एक तोदे को ऐसा कूज़ा बना दिया है कि जिस पे नाजा है सारी धरती। मैं तमाम खालिस तरीन जज्बों को एक जुमले में यूं कहूँगा, सलाम तुझ पर है मेरे मुअल्लिम। और उस हवाले से जो यहाँ पे सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, टीचर्स आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। अब ये जो सेंटेंस है रेस्पेक्टेड, ये पैसिव वॉइस का है, ये बेटा पैसिव वॉइस का है जी। अब पैसिव वॉइस की बेटा ये निशानी होती है कि हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ, अब जरूरी नहीं कि बाई इस्तेमाल हो बेटा, और हो सकता है कि बाई इस्तेमाल ना भी हो, पैसिव वॉइस हो। पैसिव वॉइस की निशानी क्या होती है, याद रखिएगा बेटा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये टिपिकल निशानी है कि कोई सेंटेंस हमारे पास पैसिव वॉइस है। अब अगर मैं ये लिखूं कि टीचर्स रिस्पेक्ट्स एवरीवेयर, टीचर हर जगह कदर करते हैं, सेम इज द केस, जैसा यहां पे मैं लिखता हूं कि लेटर खाली जगह मैंने लिखा है बेटा राइट, तो अगर यहां पे मैं ये लिख दूं बेटा कि लेटर राइट्स, खत खुद लिखता है तो खत तो लिखा जाता है भाई, लेटर इज रिटन, लेटर वॉज रिटन, लेटर विल बी रिटन, लेटर हैज बीन रिटन, लेटर इज बीइंग रिटन, लेटर वॉज बीइंग रिटन। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस सेंटेंस में इस्तेमाल होगा जब हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होगा। सो टीचर्स आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, इसका सही जवाब बेटा यही है, टीचर्स आर रेस्पेक्टेड। वर रेस्पेक्टेड आ जाए बिल्कुल ठीक है, बट सेंटेंस किस फॉर्म में आएगा बेटा, पैसिव वॉइस फॉर्म में ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर और ब्रैकेट में आ जाए बेटा ड्रिंक आ जाए सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में, तो वाटर अगर मैं लगा दूं ड्रिंक्स तो पानी खुद पीता है, इट्स ए, ये जो है गलत है, तो फिर कैसा सही बनेगा, वाटर इज ड्रंक, पानी पिया जाता है, ठीक है। सेम इज द केस के हमारे पास ये जो सेंटेंस है या सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में बेटा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ ये ख्याल करना है कि प्रॉपर सब्जेक्ट है उसके मुताबिक ही हमने जो है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद इफ़ यू खालिज का वर्क यू वुड पास, याद रखिएगा इफ़ वाले ये सारे बेटा ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बेटा, ये क्या है बेटा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, और ये कंडीशनल सेंटेंसेस भी हैं। ये बेसिकली यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि इफ वाले हिस्से में बेटा अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो आप दूसरे हिस्से में क्या इस्तेमाल करोगे, वुड के साथ फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल करोगे, इसीलिए वुड पास ही आएगा बेटा। अगर आ जाए बेटा कि इफ यू वर्क आ जाए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यू विल पास आएगा बेटा, और ये है कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन सी कैटेगरी का है बेटा जी, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में ये निशानी होती है कि इफ वाले हिस्से में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे हिस्से में बेटा आप क्या इस्तेमाल करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करोगे। और अगर इफ वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है, जैसे यहाँ इस्तेमाल हुआ है इफ यू वर्क, तो उधर भी क्या इस्तेमाल करोगे, विल और शैल, उसकी पास्ट फॉर्म बेटा वुड इस्तेमाल करते हो, वुड के साथ
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हो। वन इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर यू, याद रखिएगा इफ वाले समय कभी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। आप कोई भी कंडीशन सेंटेंस उठा के देख लें, आपको इफ वाले समय कोई भी फ्यूचर टेंस नजर नहीं आएगा। तो इससे भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और सेम इज द केस आपको बेटा कंडीशनल सेंटेंस का पता चल जाएगा कि जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल। तो ये रूल्स भी आपको पता चल जाएंगे। यही रूल आपको बेटा वन पेपर में और आपको ऐसे की प्रिपरेशन में भी काम आ सकते हैं बेटा। अगले इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ चढ़ते हैं कि हमारे पास कौन सा बेटा इंपॉर्टेंट रूल है। व्हेन यू कॉल्ड अस, जब आपने हमें कॉल की, वही खा लीजिएगा। तो जब व्हेन के साथ बेटा पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, व्हेन और पास्ट इंडेफिनिट बेटा, व्हेन के साथ बेटा पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो अगला जो बेटा पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको दो तरीकों से आप चेंज कर सकते हो, या तो पास्ट परफेक्ट में या तो पास्ट कंटिन्यूअस में, दोनों ठीक हैं बेटा। तो हम कर सकते हैं दैट वी वर स्लीपिंग, जब आपने हमें कॉल की तो हम तो ख्वाब खरगोश में थे, सोए हुए थे। सो व्हेन यू कॉल्ड अस, जब आपने हमें कॉल की, वी वर स्लीपिंग, बिल्कुल ठीक है। या वी हैड स्लेप्ट, दोनों बेटा ये ठीक है। वी हैड स्लेप्ट भी ठीक है, यानी कि व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो तो रूल ये है बेटा, रेस्ट ऑफ द पार्ट द सेंटेंस जो है उसको या तो पास्ट कंटिन्यूअस में करो, जैसे मैंने लिखा है वर स्लीपिंग, वी वर स्लीपिंग, दैट्स पास्ट कंटिन्यूअस है बेटा। या तो बेटा किस में करो, पास्ट परफेक्ट में करो बेटा, दोनों ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है बेटा, ये दोनों ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि गिविंग इज बेटर देन। अब एक रूल होता है बेटा इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सेंटेंस करेक्शन का, पैरेललिज्म का रूल है। फॉर एग्जांपल कि गिविंग इज बेटर देन, यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इज बेटर देन, अगर मैं लिखूं टू रिसीव है, ये गलत होगा बेटा। क्यों गलत होगा? क्यों? यहां पे तो गिविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो मुझे आगे भी क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले, टू सिंग एंड डांसिंग। पैरेललिज्म रूल के मुताबिक ये सेंटेंस ठीक नहीं है। क्यों? अगर यहां पे है कि टू प्ले, टू सिंग, अब यहां पे भी डांसिंग नहीं आना चाहिए, फिर तो टू डांस आना चाहिए बेटा। फिर क्या आना चाहिए बेटा? टू डांस आना चाहिए जी। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्ले, टू सिंग एंड टू डांस। हाँ, अगर इस कंडीशन में आ जाए बेटा, आई वॉन्ट सिंगिंग, प्लेइंग एंड टू डांस, फिर भी ये गलत है। उसकी वजह क्या है बेटा? पैरेललिज्म का रूल अप्लाई नहीं हो रहा। यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड, फिर यहां पे भी टू डांस की बजाय मुझे एंड डांसिंग लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द पैरेललिज्म रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेंटेंस करेक्शन के हवाले से बेटा पैरेललिज्म का रूल भी पता होना चाहिए कि अगर वहां पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो रहा है तो इधर भी जो इन्फिनेटिव लगाओ बेटा, यहाँ पे अगर साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसको भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल ही इस्तेमाल करिएगा बेटा। अगला सवाल देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कौन सा रूल है। नोबडी was helping me। अब रेस्पेक्टेड सुनना चाहिए। nobody बेटा है क्या? बेसिकली दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन है बेटा हमारे पास, और इनडेफिनेट प्रोनाउन भी बेटा सिंगुलर है। याद रखिएगा, nobody, anybody, no one, someone, anyone। so no one, someone, anybody, nobody, somebody, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो डेफिनेटली मैंने क्या इस्तेमाल करना है? nobody was helping me है, वर नहीं आएगा क्योंकि nobody, anybody, somebody, no one, anyone, someone, इन सब के साथ आपको सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा। इसी वजह से यहाँ पे nobody was helping me is the correct one, ये हमारे पास बेटा सही इसका जवाब बनेगा जी। अगला हमारे पास रूल है बेटा, शी खारिजिगा हर डिग्री 20 ईयर्स अगो। जब भी बेटा अगो आ जाए, मैंने अर्लियर भी एक्सप्लेन कर दिया है, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए
और इसी तरह से लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ जाए, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। पास्ट इंडेफिनिट में जरूरी नहीं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकता है वो सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव फॉर्म में हो, तो वहां तो आपको बेटा फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। इसी वजह से आपको ओरिजिनल और टेक्निकल कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए कि हमने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। सो कंप्लीटेड ही आएगा, शी कंप्लीटेड आएगा बेटा। सो शी कंप्लीटेड हर डिग्री 20 years ago। उसके बाद बेटा वन ऑफ हर स्टूडेंट्स लिव्स फ्रॉम अमेरिका, अफ्रीका जी। अच्छा इन कर देते हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा जब भी बेटा वन ऑफ, none of, either of, neither of, either of, neither of, इन सब के साथ याद रखिएगा नाउन जो इस्तेमाल होगा वो प्लूरल नाउन आएगा बेटा, और जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा बेटा, सिंगुलर वर्ब होगा। याद रखिएगा जी, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, one of my students want to become artist, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है। अब क्या ये मैंने सेंटेंस ठीक लिखा है? वन ऑफ के बाद आ गया बेटा, रूल क्या है, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, तो माई स्टूडेंट्स है प्लूरल नाउन, ये भी ठीक, ये भी ठीक। उसके बाद वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब। मैंने यहाँ पे वांट लिखा है, तो वांट तो प्लूरल नाउन है, सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स वांट्स आएगा बेटा, या वन ऑफ माई स्टूडेंट इज विशिंग आएगा, बिल्कुल ठीक है। वन ऑफ माई स्टूडेंट इज विशिंग, क्यों, सिंगुलर वर्ब है। आर विशिंग गलत है बेटा, दोबारा मैं एक्सप्लेन किए देता हूं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बेटा आपको क्या लगाना पड़ेगा, वन ऑफ, मैनी ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ आपको जो नाउन इस्तेमाल करेगा वो प्लूरल नाउन आएगा बेटा, लेकिन वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। याद रखिएगा जैसे मैंने लिखा है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज विशिंग टू बिकम आर्टिस्ट, none of the boys is coming, none of them was playing cricket, उनमें से कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सो याद रखिएगा none of, anyone of, neither of, either of के बाद नाउन कौन सा आएगा बेटा, प्लूरल आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा बेटा वन ऑफ माई स्टूडेंट, ये भी गलत है, क्यों, नाउन तो आना चाहिए प्लूरल नाउन बेटा। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आएगा बेटा, फिर सिंगुलर वर्ब इज विशिंग टू बिकम आर्टिस्ट। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट रूल आपने याद रखना है बेटा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर एवरीवन के साथ बेटा आपको पता है कि एवरीवन के साथ सिंगुलर जो है वर्ब इस्तेमाल करते हैं बेटा जी, सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ही आएगा बेटा। सो वेयर इज एवरीवन या वेयर वाज एवरीवन भी ठीक है बेटा, लेकिन अगर यहां पे हो वेयर आर आ जाए या बेटा वर आ जाए तो वो ठीक नहीं होगा, ख्याल कीजिएगा। सो वेयर इज राइट है या वाज ठीक है, क्योंकि एवरीवन के साथ एवरीवन, नो वन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी के साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कि वी हैव 3 kids बट ओनली वन ऑफ देम, वन ऑफ आया हुआ है बेटा, उसके साथ प्लूरल नाउन या और हमारे पास वर्ब क्या आएगा बेटा, सिंगुलर, मैंने अभी आपको बताया है। सो ओनली वन ऑफ देम इज विद अस नाउ, अब हमारे साथ है, इसी वजह से मैंने क्या लगाया है बेटा, सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है बेटा, वन ऑफ, मैनी ऑफ, नन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, बट वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा बेटा। और यही वो बेटा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो इन पे अमल करते हुए आप अपने ऐसे में भी बेटा जो है गलतियां कंट्रोल कर सकते हो और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। अगला हमारे पास सवाल है, ईदर द स्टूडेंट्स और देयर टीचर वाज कॉलिंग। अब यहाँ पे जो रूल समझने वाला है बेटा, जो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है, ईदर आर, नीदर, नॉर के साथ याद रखिएगा बेटा, ईदर आर या नीदर नॉर के साथ जो रूल आएगा बेटा, अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउन है,
डिफरेंट प्रोनाउन है या डिफरेंट नाउन्स हैं बेटा, तो फिर हमें कैसे लगाना पड़ेगा जी? याद रखिएगा, अगर दोनों सिंगुलर हैं सिंगुलर वर्ब, दोनों प्लूरल हैं तो प्लूरल वर्ब, अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे अपने करीब तरीन फाइल के मुताबिक, करीब तरीन नाउन के मुताबिक, करीब तरीन प्रोनाउन के मुताबिक मुझे लगाना पड़ेगा जी। अगर वो डिफरेंट प्रोनाउन है, फॉर एग्जांपल ईदर द स्टूडेंट्स, आपको पता है ये प्लूरल नाउन में P.N लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। आर देयर टीचर है बेटा, देयर टीचर क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो रूल क्या कहता है, जब भी ईदर आर और नीदर नार के साथ डिफरेंट प्रोनाउन अटैच होते हैं तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अपने करीब तरीन फाइल यानी कि नाउन या प्रोनाउन के साथ ही तब्दील होता है। अब यहाँ पे करीब तरीन क्या है? देयर टीचर सिंगुलर है ना, मैंने क्या इस्तेमाल करना है बेटा? वाज इस्तेमाल करना है। इसी का मैं सेंटेंस आपको देता हूं बेटा, यही सेंटेंस कि ईदर द स्टूडेंट आर देयर टीचर्स कॉलिंग। तो अब यहां पे वाज आना चाहिए या बेटा वर आना चाहिए? अब देखिए, ईदर द स्टूडेंट सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर वन नाउन है, एसन मैंने लिख दिया है। आर देयर टीचर्स बेटा, ये तो प्लूरल नाउन है। तो जब भी डिफरेंट बेटा नाउन या प्रोनाउन अटैच होते हैं ईदर आर नीदर नार के साथ, तो वर्ब किसके मुताबिक चेंज होगा? अपने करीब तरीन फाइल के मुताबिक बेटा, या दूसरे नाउन या दूसरे प्रोनाउन के मुताबिक, ये भी कह दो फिर भी ठीक है। तो दूसरा मेरे पास नाउन या प्रोनाउन क्या है? देयर टीचर्स प्लूरल है, मुझे लगाना पड़ेगा वर, लगाना पड़ेगा वर कॉलिंग। तो अल मुख्तसर जो सिंपल और इजिएस्ट क्रक्स ये है कि ईदर आर और नीदर नार के साथ जब भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात आएगी तो दूसरे सब्जेक्ट को देखा करो बस, या दूसरे नाउन को देखा करो, या दूसरे जो हमारे पास प्रोनाउन है उसको देखा करो। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, बस ये सिंपल सा रूल है। आप सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के चक्कर में ही ना पड़ो बेटा, कि दूसरा जो नाउन है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करो। दिस इज द क्रक्स ऑफ ईदर आर और नीदर नार का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है बेटा, ठीक है। अगला रूल बेटा देखते हैं, दैट इज आइडेंटिफाई द इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब बेटा वो होता है जिसके साथ आपको नो नीड फॉर ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट आपको रिक्वायरमेंट होता है बेटा। जैसे रन है, ही वॉज रनिंग। इसी तरह से जंप है बेटा, स्माइल है बेटा, लाफ है बेटा, क्राई है बेटा, स्लीप है बेटा, वीप है बेटा। इनके साथ आपको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इनको हम नाम देते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, और इंट्रांसिटिव वर्ब का मोस्टली पैसिव वॉइस नहीं बनता। ट्रांसिटिव वर्ब जैसे ईट, ड्रिंक, राइट, रीड, बताना पड़ेगा क्या चीज खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड, राइस, मीट, ब्रेड। तो ये ऑब्जेक्ट लाजमी रिक्वायर करता है, जिसको हम उर्दू में इस्तेमाल कहते हैं कि ये फेल लाजिम है, और इंट्रांसिटिव जो हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब फेल मुताद्दी की फॉर्म में है बेटा जी। तो ट्रांसिटिव वर्ब जिसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, इंट्रांसिटिव वर्ब जिसके साथ आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ता। इंट्रांसिटिव वर्ब को फेल हम लाजिम कहते हैं जिसके साथ सिर्फ फाइल ही अटैच होता है, और ट्रांसिटिव वर्ब फेल मुतादी जिसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा ही ईट्स, वो खाता है। मुझे बताना पड़ेगा भाई राइस है, पिज़्ज़ा है, ब्रेड है, फ्रूट है, क्या चीज़ है आखिर। इट मीन्स कि मुझे ऑब्जेक्ट तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये क्या है बेटा? दैट इज ट्रांसिटिव वर्ब, याद रखिएगा। और वो क्या है? रन, जंप, लाफ, स्माइल, क्राई, वीप, ये सारे के सारे इंट्रांसिटिव वर्ब में, वो देयर इज नो नीड फॉर ऑब्जेक्ट। अगला बेटा हमारे पास सवाल है वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अगेन वन ऑफ का रूल आ गया है। वन ऑफ के बाद बेटा नाउन क्या आएगा बेटा? प्लूरल नाउन। रूल आ गया है जी, प्लूरल नाउन, बिल्कुल ठीक है भाई। और वर्ब क्या इस्तेमाल होगा भाई? सिंगुलर वर्ब। इट टेक्स द सिंगुलर वर्ब बेटा। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, लेकिन सिंगुलर वर्ब डेफिनेटली बेटा वाज ही आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त वाज गोइंग टू ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। इसीलिए मैंने पहले रूल बताया बेटा, नाउन क्या आएगा या प्रोनाउन वो प्लूरल आएगा, बट वर्ब क्या आएगा बेटा? सिंगुलर नाउन आएगा। ईदर माई शूज आर योर कोट। अब वही रूल आ चुका है, ईदर आर या नीदर नार वाला
मैंने कहा है कि इधर आर और नीदर नार के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्रक्स ये है कि दूसरे नाउन, दूसरे सब्जेक्ट या अपने करीब तरीन जो नाउन है प्रोनाउन है उसके मुताबिक आप वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करो। इधर माई शूज, मैंने इसको नहीं देखना। दूसरा क्या है बेटा, यूर कोट है जी, सिंगुलर है ना, इसी वजह से मैंने क्या लगाना है, इज लगा देना है बेटा जी। हालांकि यहाँ पे तो प्लूरल है, मैंने इसको नहीं देखना। क्रक्स क्या है भाई, दूसरे अपने करीब तरीन सब्जेक्ट, अपने करीब तरीन जो नाउन है या प्रोनाउन है उसके मुताबिक ही वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब यूर कोड क्या है, सिंगुलर है, डेफिनेटली मुझे भी सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला बेटा रूल देखते हैं कि अगला रूल कौन सा है। द नेक्स्ट इज नन ऑफ देम। वंस अगेन बेटा, नन ऑफ, मैनी ऑफ, एनी ऑफ के बाद बेटा प्लूरल नाउन आ गया। प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन है, देम प्लूरल ही है बेटा ऑफ कोर्स। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा बेटा, हैज ही आएगा, देम को नहीं देखना। नन ऑफ देम हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। नन ऑफ देम के साथ क्या बेटा इस्तेमाल होगा, हम हैज ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है ईच ऑफ द गर्ल्स, तो ईच ऑफ है बेटा, ईच ऑफ मैंने बताया है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, नो वन ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल, तो प्लूरल नाउन आ गया है, लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, तो इसीलिए मैंने हैज लगाया है, ख्याल कीजिएगा यहाँ हैव नहीं लगाना। उसके बाद है अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल वर रिपोर्टेड। अ नंबर ऑफ के साथ याद रखिएगा बेटा आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करोगे, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करोगे, याद रखिएगा। द नंबर ऑफ के साथ द नंबर ऑफ पीपल वाज रिपोर्टेड आएगा बेटा। आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ये रूल याद रखना है बेटा। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आ नंबर ऑफ के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है बेटा, प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करोगे बेटा जी, ठीक है। उसके बाद है समबॉडी, तो समबॉडी बेटा क्या है, मैंने पहले बताया है, जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समवन, एनीवन, नो वन के साथ आपने जो इस्तेमाल करना है वर्ब, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। इसी वजह से समबॉडी इज वेटिंग एट द डोर फॉर यू। उसके बाद है द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन्स। अब यहाँ पे बेटा एक और रूल अप्लाई होता है, उसको समझिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करेंगे। द प्लेयर्स एज वेल एज, अब याद रखिएगा जब दो नाउन एज वेल एज के साथ जुड़े हों बेटा, ये नाउन 1 है, नाउन 2 है, तो मैंने जो वर्ब इस्तेमाल करना है बेटा, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो किसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन बेटा जी। इधर आर और निदर नार के साथ तो दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ ना, लेकिन जब भी बेटा एज वेल एज आ जाए तो फिर दो डिफरेंट प्रोनाउन या नाउन हो तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसके मुताबिक इस्तेमाल करोगे, अपने पहले फाइल के मुताबिक, फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट नाउन और फर्स्ट प्रोनाउन के मुताबिक। जैसा यहाँ पे है बेटा द प्लेयर्स, मैंने क्या करना है बेटा, इसको मैंने नाउन 1 कह दिया है। एज वेल एज कंजंक्शन है, द कैप्टन ये नाउन 2 है बेटा मेरे पास। तो रूल क्या कहता है, नाउन 1 एज वेल एज के साथ और नाउन 2 दोनों ये एज वेल एज के साथ जुड़े हों तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले नाउन के मुताबिक। अब पहला नाउन बेटा क्या है, सिंगुलर ही है ना, प्लूरल ही है ना बेटा, द नाउन्स, द प्लेयर्स प्लूरल है, इसी वजह से मुझे वांट लगाना पड़ेगा बेटा। वांट्स नहीं लिखेंगे, जैसे आई एज वेल एज अली कमिंग, तो मैंने बेटा लगाना है इज, एम या आर में से बेटा। तो फिर क्या आएगा, रूल क्या है बेटा, एज वेल एज है, ये N1 में कहता हूं बेटा, ये N2 में कर देता हूं। तो जब भी दो डिफरेंट नाउन प्रोनाउन एज वेल एज के साथ जुड़े हों तो फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसके मुताबिक इस्तेमाल होगा, फर्स्ट नाउन के मुताबिक। तो फर्स्ट मेरा क्या है, आई है, तो इसी वजह से मैंने इस्तेमाल करना है आई एज वेल एज अली एम कमिंग। बिल्कुल ठीक है जी, ज़ाहिर तौर पे आपको फिक्र ऐसा नजर आएगा भाई कि अली है तो उसके साथ तो इज इस्तेमाल होना चाहिए। नॉट एट ऑल, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, हमें तो रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वंस अगेन बताया है कि जब भी दो डिफरेंट नाउन्स एज वेल एज के साथ जुड़े हों तो फिर
N1 सब्जेक्ट 1 प्रोनाउन 1 यानी पहले नाउन के मुताबिक ही आपको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूं बेटा जी, द प्रिंसिपल एज वेल एज देयर स्टाफ मेंबर the principal as well as their staff members late is are। इन दोनों में से क्या आएगा? अब प्रिंसिपल क्या है बेटा मेरा? N1 हो गया ना, नाउन 1, एज वेल एज कंजंक्शन हो गया, ठीक है। देयर स्टाफ मेंबर्स ये बेटा क्या है? N2 है। तो मुझे क्या किसके मुताबिक इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। प्रिंसिपल तो सिंगुलर है, इसीलिए मुझे लगाना पड़ेगा इज लेट। ज़ाहिरी तौर पर मुझे फिक्रा गलत लगेगा भाई, द प्रिंसिपल एज वेल एज देयर स्टाफ मेंबर्स इज आना चाहिए, ये तो गलत है। एग्जैक्टली दिस इज द राइट वन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? जब भी एज वेल एज के साथ दो डिफरेंट नाउन या प्रोनाउन अटैच होंगे, सब्जेक्ट्स अटैच होंगे, तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले फाइल के मुताबिक, पहले नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक ही इस्तेमाल होगा। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल ही इस्तेमाल करो। सो ये बेटा रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट रूल। अगला बेटा हमारे पास सवाल है कि व्हेन यू कॉल्ड अस, तो अगेन वी वर स्लीपिंग बेटा, we were sleeping या we had slept, दोनों ठीक है। मैंने अर्लियर इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी बेटा when के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस को या तो पास्ट कंटिन्यूस में करो या तो पास्ट परफेक्ट में करो। ईच ऑफ द विनर्स, सो ईच ऑफ आया हुआ है, उसके बाद क्या आएगा बेटा? प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब सिंगुलर, सो ईच ऑफ द विनर्स रिसीव्स आएगा बेटा। क्यों रिसीव? RECEIVES सिंगुलर वर्ब है बेटा। उसके बाद है कि वेयर खालिजिगा योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर लिव। तो जब भी बेटा आपको पता है कि दो नाउन आ जाए तो उनके दरमियान एंड आ जाता है तो वो तो प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए मैंने डू इस्तेमाल करना है बेटा। हाँ, अगर ऑप्शन में वो डिड दे दे तो फिर आपको पता है सबके साथ डिड इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। बट जब दो नाउन अटैच हो जाते हैं, उनके दरमियान एंड आ जाता है, तो फिर जनरल सी बात है आप प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हो, इसीलिए बेटा वेयर डू। उसके बाद है मैनेजर टोल्ड मी दैट ही खालिजिगा सरप्राइज्ड एट माय परफॉर्मेंस। अब बेटा ये हमारे पास इनडायरेक्ट सेंस में ये सेंटेंस दिया गया है, द मैनेजर टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया है। यहाँ पे पास्ट इस्तेमाल हुआ है बेटा, और मैंने क्या इस्तेमाल करना है? द मैनेजर टोल्ड मी दैट ही वाज सरप्राइज्ड आएगा बेटा। अब इज तो किसी फॉर्म में भी आ ही नहीं सकता बेटा। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस चेंज करते हो, आप टेंस चेंज लाजमी करते हो। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर पास्ट इंडेफिनिट आया हुआ है तो इट मीन्स अंदर प्रेजेंट तो नहीं आ सकता। हाँ, इस एक केस में आ सकता है, अगर तो वो बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ है। द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वाटर कीप्स इट्स लेवल, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और क्यों नहीं चेंज करते इसका पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ बेटा पहले भी वही सच्चाई थी, अब भी यही सच्चाई है, आइंदा भी यही सच्चाई होगी। इसी वजह से यूनिवर्सल जो ट्रूथ वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ टेंस चेंज नहीं किया जाता। लेकिन उसके बाद अगर आ जाए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो अंदर प्रेजेंट इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। इसी वजह से द सरप्राइज्ड और सरप्राइज के साथ प्रपोजिशन भी एट इस्तेमाल होती है। तो ये भी याद रखिएगा बेटा कि सरप्राइज के साथ एट प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है।